ये क्या नीलम, तू अभी तक ऐसे ही बैठी है? चल जल्दी से तैयार हो जा। तुझे चलना नहीं है क्या पड़ोस में काकी के यहाँ? क्यों, किस लिए चलना है काकी जी के यहाँ? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। नीलम, काकी जी के यहाँ बहू को बेटा हुआ है, इसलिए खुशी में वो लोग वारसा कर रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन शोभा, हमारे यहाँ कोई भी निमंत्रण नहीं आया है काकी जी के घर से। नहीं नहीं नीलम, ऐसा नहीं हो सकता। काकी जी तुम्हें हर कार्यक्रम में बुलाती हैं, इस बार भला कैसे भूल सकती हैं वो? देखो भैया से पूछ कर देखो, हो सकता है भैया को बताकर गई होगी काकी जी। यदि काकी जी बताने के लिए आती तो ये मुझे जरूर बताते। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी ये भूले होंगे। हमेशा हर जगह का निमंत्रण बताकर जाते हैं मुझे ऑफिस। हो सकता है काकी जी हमें निमंत्रण देना भूल गई होंगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि तुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तू मां नहीं बन सकती ना, इसलिए उन्होंने अपने नाती के कार्यक्रम का निमंत्रण तेरे घर में नहीं दिया होगा। चल ठीक है, चलती हूँ मैं, मुझे तो वैसे ही लेट हो गया है। क्या सच में काकी जी ने मुझे इसी कारण से नहीं बुलाया है अपने घर पर कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ? या हो सकता है कि काकी जी ने बताकर भी गई होंगी, लेकिन इन्हें बताने का ध्यान नहीं होगा। एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ मैं इनसे। हाँ बोलो नीलम, क्या बात है, किस लिए फोन लगाया है? अशोक जी, सुबह कांता चाची आई थी क्या घर पर? कुछ कार्यक्रम था उनके घर में, बताने के लिए आई थी क्या वो? नीलम, काकी जी आई तो थी हमारे घर पर, लेकिन कुछ बताने नहीं आई थी। वो मुझसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आई थी। अच्छा, आपसे पैसे उधार लेने आई थी? कुछ तो बताया होगा। उनके घर में उनके नाती का वारसा है, सारे गांव को बुलाया है उनने, बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं उनके, बहुत शोर शराबा हो रहा है पड़ोस में। नहीं नीलम, कांता चाची ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है मुझे। सिर्फ वो पैसे मांगने आई थी 10,000 रुपए, तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए और वो चली गई। 10-15 मिनट तक तो बैठी रही। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है हम दोनों के बीच में। अच्छा चलिए ठीक है, तो फोन रखती हूँ मैं। हो सकता है भूल गई होंगी वो। ऐसे कैसे हो सकता है? कांता चाची और कांता चाची की बहू रमा, दोनों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। दोनों ही मुझे बहुत मानती हैं और मैं भी उन लोगों को बहुत मानती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दोनों को ही याद नहीं रहा होगा? ना ही मुझे रमा ने बताया, ना ही कांता चाची ने बताया। ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, भूल गई होंगी शायद। मैं अपना काम कर लेती हूँ। नीलम, खिड़की से बाहर तुम क्या झांक रही हो? देखिए ना सुख जी, कांता चाची ने सारे गांव को बुलाया हुआ है अपने घर बारसे में। मोहल्ले की लेडीज है, देखिए कितनी अच्छे से गाना बजाना कर रही हैं, कितनी अच्छे से सोहर गा रही हैं। एक मैं ही हूँ जो घर में बैठी बैठी बाहर से ही देख रही हूँ। नीलम, हो सकता है कांता चाची तुम्हें बुलाना भूल गई हूँ। ऐसे कैसे बुलाना भूल सकती हैं वो? जब घर आई थी और उन्होंने तुमसे 10,000 रुपए लेकर गई हैं, तो क्या उन्हें बताने का ध्यान नहीं रहा होगा? पैसे ले जाने का ध्यान था। आपको पता है मीना दीदी आई थी, मुझसे बोल रही थी कि चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं काकी के यहाँ। उन्होंने ही मुझे बताया है कि काकी जी के यहाँ कार्यक्रम है। जब मैंने उनसे बोला कि नहीं हमारे घर निमंत्रण नहीं है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि हो सकता है तुम्हें बच्चे नहीं है इसलिए नहीं बुलाया होगा। क्या सच में कांता चाची ने मुझे इसी कारण नहीं बुलाया है कि मुझे बच्चे नहीं है? ओहो नीलम, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? चलो मुझे खाना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ ठीक है, दे रही हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धुल लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ आपके लिए। आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये सब बातें सोच सोच कर तुम अपना दिल मत दुखाया करो। यह नीलम और आकाश। आकाश के माता पिता का निधन 10 साल पहले हो चुका है। माता पिता के निधन के बाद आकाश और उसकी बहन दोनों ही अकेले घर पर रहने लगे। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा और आकाश ने एक अच्छी सी जॉब ढूंढकर नौकरी करना शुरू कर दिया। आकाश के मामा मामी नीलम को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने आकाश और नीलम की शादी करवा दी। आकाश और नीलम की शादी को 5 साल हो गए हैं। नीलम और आकाश की शादी के 1 साल बाद ही नीलम प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन किसी कारणवश उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। तब से लेकर आज 5 साल हो गए हैं नीलम की शादी को। वो गर्भवती ही नहीं हो रही है, उसे बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। अपनी शादी के 1 साल बाद ही आकाश ने अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बहन खुशी की शादी कर दी थी। खुशी के एक बेटा और एक बेटी है। आकाश और नीलम दोनों ही बहुत दुखी हो रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया उन्होंने, लेकिन उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आकाश और नीलम को बच्चे नहीं हो रहे हैं। यही सोच सोच कर नीलम दिन ब दिन मानसिक रूप से बीमार रहती है। आकाश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है क्या? ये कैसी बात कर रही हो नीलम तुम? मैं तुम्हें कब वक्त नहीं देता जो तुम ऐसा बोल रही हो? बोलो क्या बात है? देखिए अशोक, 5 साल से हम बच्चे की रास्ता देख रहे हैं, भगवान हमें बच्चे ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लें। उस बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा और मुझे मातृत्व का सुख भी मिल जाएगा। कैसी बात कर रही हो नीलम तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? हम ऐसे कैसे अनाथ आश्रम का बच्चा गोद ले लेंगे? अरे हमें क्या पता कि वो बच्चा किस खून का है, किस जात का है, किस बिरादरी का है। मैं अनाथ बच्चे को गोद नहीं ले सकता नीलम, तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि हमें अभी बच्चे नहीं हुए तो बाद में कभी नहीं होंगे। देगा भगवान हमें बच्चे, धीरे से देगा।
अशोक, तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, मैं अकेली घर में रही आती हूँ, मैं जानती हूँ मेरे दिल पर क्या बीतती है। बच्चे के बिना एक औरत का जीवन अधूरा रहता है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है नीलम? क्या मैं नहीं चाहता कि मैं बाप बनूं? मैं भी तो चाहता हूँ मेरे घर में एक छोटा सा खिलौना हो जिसकी किलकारियों से सारा घर गूंजे हमारा। तुम ऐसी बात मत करो नीलम, इतने जल्दी अपना धीरज मत खो। चलो ये सब बात छोड़ो, कल खुशी और दमान बाबू आ रहे हैं घर। अच्छा, दीदी आ रही हैं? हाँ, खुशी और दमान बाबू दोनों बच्चे आ रहे हैं। थोड़ा अच्छे से खातिरदारी करना उनकी, खिलाने पिलाने में किसी प्रकार की कमी मत रखना। उन लोगों के अलावा हमारा है ही कौन और इस दुनिया में। हाँ ठीक है अशोक, लेकिन अशोक मेरी बात पर थोड़ा गौर जरूर करना। दिन भर घर में अकेले बोर लगता है मुझे, कम से कम बच्चा आ जाएगा तो उस पर बिजी हो जाऊंगी मैं। ओहो नीलम, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई। और वैसे भी मेरा ऑफिस का काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे मेरे काम करने दो। मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो मुझे। हाँ हाँ आ रही हूँ, रुको जरा। कांता चाची, आप यहाँ इस वक्त? हाँ हाँ नीलम बिटिया, हम तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए थे यहाँ पर। हाँ बोलो ना काकी, क्या बात है? नीलम बिटिया, तुम्हें बुरा लगा क्या? हमने तुम्हें हमारे घर हमारी नाती के कार्यक्रम में नहीं बुलाया था। सच बताऊं काकी जी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। ना ही आपने और ना ही आपकी बहू राधा ने मुझे बुलाया आपके घर में। सारे गांव को बुलाया गया लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे कितना दुख हुआ है मैं ही जानती हूँ। वैसे आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो लगता है आप लोग भूल गए होंगे, जरूर मुझे बताना। अरे नहीं नहीं बिटिया, हम भूले नहीं है तुम्हें बुलाना। हमने तो जानबूझकर तुम्हें नहीं बुलाया। देखो बेटा, ऐसा कहा जाता है कि जो औरतें बांझ रहती हैं ना, उन्हें शुभ कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं ना, उन्हें ऐसे कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके आने से, उनकी छाया पड़ने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। और हम नहीं चाहते थे कि हमारी नाती को किसी प्रकार का नुकसान हो। बस यही कारण था कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया है। लेकिन देखो नीलम बेटा, हमने तुम्हें नहीं बुलाया इस कारण तुम्हारे हमारे रिश्ते खराब तो नहीं हुए ना। वो तो तुम समझदार हो, तुम तो खुद समझती हो कि तुम बांझ हो, इसलिए तुम्हें हमने नहीं बुलाया। देखो बेटा, बुरा मत मानो, जो पुराने जमाने से नीति नियम बने आए हैं ना, उन्हें पूरा करना ही पड़ता है। बुजुर्ग लोगों ने जो नियम बनाए थे वो कुछ ना कुछ कारण से ही बनाए होंगे। ये लो नीलम बेटा, हम अशोक से पैसे लेकर गए थे, ये पैसे अशोक को दे देना तुम। काकी जी नहीं जानती हैं, उनकी इस बात ने मेरे दिल पर कितना बड़ा घाव किया है। काकी जी को गए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था, इतने में नीलम की ननद खुशी और उसके बच्चे आ जाते हैं। मामी जी, मामी जी। अरे बच्चों, तुम लोग आओ आओ आओ, दीदी बैठो। भाभी, मैंने देखा आप रो रही थी, क्या बात है, आप क्यों रो रही थी? नहीं दीदी, मैं रो नहीं रही थी, बस ऐसे ही आंख में कचरा चला गया था, इसलिए थोड़े आंसू निकलने लगे थे। भाभी, मुझसे झूठ मत बोलो, आप, मैंने खुद ही देखा है आप रो रही थी। हाँ दीदी, मैं रो रही थी, लेकिन दीदी क्या करूं मैं, भगवान ने मुझे संतान न देकर कितना बड़ा दुख दिया है, ये तो मैं ही जान सकती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती दीदी कि मुझे कितना दुख होता है जब लोग मुझे बांझ बोलते हैं। अरे भाभी, आप भी क्या लोगों की बातों में ध्यान देती हो? अब यदि आप मां नहीं बन सकती हैं तो इसमें आपका क्या दोष है भला? लेकिन दीदी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? भगवान ने मुझे मां बनने का सुख तो दिया, लेकिन मेरे बच्चे को मेरी कोख में ही मार डाला। अब क्या करोगे भाभी? ऐसा है, हर किसी को मां बनने का सुख प्राप्त नहीं होता है। और आप ज्यादा दुखी मत हुआ करो, मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों को ही आप अपना बच्चा समझो। दीदी ये तो है ही मेरे बच्चे, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि एक बच्चा अनाथ आश्रम से गोद ले लेती मैं। अरे भाभी, आप भी हद ही करती हैं, बच्चा गोद लेने की क्या जरूरत है? मेरे दो बच्चे हैं ना, इनको ही अपना बच्चा समझा करो। जब ये आपके घर पे आते हैं तब इन्हें खूब लाड़ प्यार कर लिया करो। ऐसे कैसे आप किसी भी बच्चे को घर में लेकर आ जाएंगी? अनाथ आश्रम में जानती हैं आप कैसे कैसे लोगों के बच्चे रहते हैं? वो लोग जो अपने बच्चों को पालना नहीं चाहते हैं, वो लोग लाकर अनाथ आश्रम में बच्चा छोड़ देते हैं या कहीं भी छोड़ देते हैं, उन्हें अनाथ आश्रम वाले लाकर अपने अनाथ आश्रम में पालते हैं। अरे कौन सा बच्चा किस गंदे खून की पैदाइश है, आप जान रही हैं क्या ये? इसलिए भाभी, ये अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने की बात छोड़ दीजिए, अपने दिमाग में मत लाइए। ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके लाती हूँ। बच्चों, तुम क्या खाओगे नाश्ते में, बताओ मुझे, मामी अभी तुम्हारे लिए बना कर देती है। मामी, हम लोग ना फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। हाँ हाँ मामी जी, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी फ्रेंच फ्राइज बना कर लाती हूँ। भाभी को बच्चा ना हो, इसके लिए मैं इतने सालों से इतनी मेहनत कर रही हूँ, अब इन्हें ऐसे कैसे अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने दूंगी? अरे इनकी सारी प्रॉपर्टी का वारिस मेरा बेटा बनेगा, इनको बच्चे नहीं होंगे तो बचा ही कौन? मेरे बेटे को ही देंगे भैया सारी प्रॉपर्टी। इसी दवा के कारण भाभी इतने सालों से मां नहीं बन पा रही है। इस धन जायदाद का वारिस मेरा बेटा बने, इसके कारण मैंने भाभी के बच्चे को उसके पेट में ही मार डाला। गर्भावस्था के दौरान मैंने भाभी को ऐसी दवाइयां दी जिससे उनका गर्भ पेट में ही नष्ट हो सके। अब जब मैंने इतनी मेहनत की है तो ऐसे ही किसी अनाथ बच्चे को इस घर का वारिस थोड़ी ना बनने दूंगी मैं। वो तो अच्छा है कि भाभी कम पढ़ी लिखी है, इसलिए दवाई का उतना नॉलेज भी नहीं है उन्हें। बस वो तो ये विश्वास में दवाई खा रही है कि इस दवाई के खाने से वो मां बन सकती है, इसी आस में वो दवाई खा रही है। इतनी प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं मेरे पापा, मैं नहीं ले सकती, लेकिन मेरे बच्चे तो ले सकते हैं ना इस घर का वारिस बनकर।
ये लो बच्चों आपका फ्रेंच फ्राइज। ये लीजिए दीदी आपका नाश्ता। हाँ हाँ लाइए लाइए भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी थी वैसे भी मुझे। ये लीजिए भाभी आपकी दवाई। दवाई तो खत्म हो गई होगी ना आपकी? हाँ हाँ दीदी, अच्छा हुआ आपने मेरे लिए दवा लेकर आ गई। एक दो खुराक की बची है, दवा खत्म होने वाली ही थी। आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं दीदी, कितना ख्याल रखते हैं मेरा, आपको कितनी चिंता है मेरी। कैसी बात करते हो भाभी, मैं आपकी चिंता फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा भला? मम्मी पापा है नहीं जो आपकी चिंता फिक्र करे, एक मैं ही तो हूँ जो आपका ध्यान रख सकती हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ कि आप जल्दी से माँ बने। दीदी आप हर बार मेरे लिए ये दवा लेकर आती हैं, लेकिन दीदी आपने आज तक मुझसे 1 रुपए भी नहीं लिए हैं इस दवाई के। बताइए आज मुझे कितने पैसे हुए हैं, मैं आपको दवाई के पैसे दे देती हूँ। भाभी ऐसा कहकर तो आपने मुझे पराया ही कर दिया। क्या मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बुआ बनूं, आप मम्मी बने? अरे यदि 1000-2000 रुपए की दवाई मैंने महीने में आपको लाकर दे ही दी तो क्या हो गया? इसमें मेरा भी तो स्वार्थ छुपा है ना। आप पैसों की बात कर रही हैं, मैंने आज तक बोला क्या आपको पैसे के लिए? नहीं नहीं दीदी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन मैं तो बस। रहने दो भाभी, पैसे पैसे की बात मत करो, आप तो बस समय से दवाई गोली खाते रहिएगा। एक भी टाइम गैप मत करना आप दवाई गोली खाने में। जिसके पास से मैं ये दवाई बनवा कर लाती हूँ वो पूरी गारंटी के साथ दवाई देता है। देखना भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द आप माँ बन जाओगे। दीदी मेरा उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं था। ठीक है मैं दवाई समय पर खाऊंगी, आप प्लीज रोना बंद करिए, आप चाय नाश्ता करिए। गुड़िया मेरी प्यारी बेटी, मैं भी तो आपका प्यारा सा बेटा हूँ ना मम्मी, आप मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ हाँ बेटा तू भी बहुत प्यारा है। तुम लोग आते हो तो घर में रौनक आ जाती है, ऐसा लगता है। तुम लोग यहीं रहो। हाँ हाँ भाभी रहेगा, वो भी आपके साथ रहेगा। अभी वो छोटा है ना, इसलिए उसे मम्मी की जरूरत है अभी। मैं ना मम्मी मम्मा के साथ सोता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रुक सकता। ठीक है बेटा, कितनी प्यारी बोली है तुम दोनों की, कितने प्यार से बोलते हो दोनों। नीलम की ननद की शादी गांव में ही हुई थी, इसलिए नीलम की ननद महीने में 4 बार आ जाती थी अपने मायके। दवाई देने खुशी खुद आती थी नीलम को, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दवाई गोली खाने में किसी प्रकार की लापरवाही हो। और बेचारी नीलम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए बिना कुछ जांच पड़ताल किए वो दवाई गोली खाने लगी थी। 4 सालों से ये दवाई खा रही थी नीलम। नीलम को क्या पता था कि उसकी ननद ही उसके मां न बनने का कारण है। नीलम ये किस चीज की दवाई खाती हो तुम? रोज देखता हूँ मैं तुम्हें दवाई खाते हुए। किस चीज की दवाई है ये? जिन औरतों को बच्चे नहीं होते ना, उन औरतों के लिए ये दवाई बनी हुई है। ये दवाई खास औषधियों से बनी हुई है, आयुर्वेदिक दवाई है ये। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता है ये दवाई खास औषधियों से बनी हुई है और जिन औरतों को बच्चे नहीं होते उनके लिए बनी हुई है? ये बात किसने बताया तुम्हें? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुमने कभी मेरे साथ जाकर ये दवाई नहीं लाई है। आखिर कौन दे रहा है तुम्हें ये दवाई? बहुत सालों से देख रहा हूँ तुम ये दवाई खा रही हो। अरे जी अपनी खुशी दीदी है ना, वो एक बहुत अच्छे वैद्य को जानती है, और वो वैद्य जो है बहुत जाने माने पहुंचे हुए वैद्य हैं। कई ऐसी औरतें हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते थे और ये दवाई खाकर उन्हें बच्चे हो गए हैं। हमारी दीदी ने खुद सब जानकारी उठाकर ये दवाई लेकर आई है। खुशी, इस तरह बिना डॉक्टर को दिखाई दवाई गोली खाना अच्छी बात नहीं है। इससे हो सकता है तुम्हें और दूसरे हेल्थ इश्यूज होने लगे। अरे नहीं, आपको पता नहीं है क्या, ये आयुर्वेदिक दवाई है और आयुर्वेदिक दवाई के नुकसान नहीं होते हैं। देखिए जी, डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। अब मेरे लिए आखिरी उम्मीद यही बची है। बस मैं तो ये चाहती हूँ जी, जिस तरीके से भी हो उस तरीके से मुझे भगवान संतान दे दे, क्योंकि बिना औलाद के जीवन मेरा अधूरा है। यदि मुझे कोई ये बोलेगा कि तुम ये दवाई खा लो, इससे तुम्हें बच्चे होंगे, तो मैं हंसते हंसते वो दवाई खा लूंगी, क्योंकि मुझे बच्चों की बहुत तमन्ना है मेरी। भगवान से मैं यही मांगती हूँ कि भगवान मुझे एक बेटा या बेटी कुछ भी दे दे, मेरी गोद भर दे बस। जब तक औरत माँ नहीं बनती उसका जीवन अधूरा ही रहता है। मैं जानती हूँ मेरे जीवन में कितना सूनापन है, ऐसा लगता है मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ, कैसा क्या करूँ जिससे मेरी भगवान संतान दे दे। नीलम, मैं भी चाहता हूँ भगवान हमें एक संतान दे दे जिससे हमारे सूने आंगन में किलकारियां गूंज उठे। लेकिन नीलम, इस तरह कैसे भी दवाई गोली खाकर तुम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें बच्चे की बहुत चाह है, लेकिन इस तरह मन की दवाई गोली मत खाओ नीलम, तुम मेरी बात मान लो। आपको क्या पता जी, मेरी दुख तकलीफ आप नहीं समझ सकते, मेरे तकलीफ मैं ही समझ सकती हूँ। आपको कुछ नहीं पता है, आप तो दिन भर घर से बाहर रहती हैं, मैं घर में दिन भर अकेली रहती हूँ। मेरे दिल से पूछिए मेरे दिल में क्या बीतती है। जब 4 लोगों की बातें मेरे कानों में गूंजती है ना, ऐसा लगता है किसी कमरे के अंदर जाकर अपने आप को बंद कर लूं, दुनिया के बाहर ही ना निकलूं, मैं बस एक अंधेरे कमरे में बैठकर रोती रहूं। आपसे 4 सालों से बोल रही हूँ मैं, एक बच्चा गोद ले लेते, एक बच्चा गोद ले लेते, लेकिन आप है कि मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। कम पढ़ी लिखी तो मैं हूँ, लेकिन अनपढ़ों की जैसी आप बातें कर रहे हैं। आज के जमाने में कौन ऐसी बातें करता है जो आप बोल रहे हैं कि बच्चा किस खून का होगा, कैसे घर का होगा, किस जाति का होगा। अरे ये सब बातें कौन करता है भला? हमारे घर में आ जाएगा तो वो हमारा ही बच्चा कहलाएगा ना। अरे लोग आपको थोड़ी ना बांझ बोलते हैं, बांझ मुझे बोलते हैं लोग।
मुझसे पूछिए मेरे दिल पर क्या बीतती है जब उस समय पे लोग बोलते हैं कि मैं बांझ हूँ। कमी हर समय मेरी ही निकाली जाती है। आदमी को कोई कुछ नहीं बोलता, औरत को ही हमेशा बोलता है। कभी आपने सुना है कि किसी आदमी को ऐसा बोला गया है कि ये बांझ है? हर समय औरत को ही क्यों समझौता करना पड़ता है? औरत को ही हर बार क्यों सुनाया जाता है? हर बात का जिम्मेदार औरत को ही क्यों रखा जाता है? बच्चे की चाह ने मुझे इतना अंधा कर दिया है कि मैं कोई भी दवाई गोली खाने के लिए तैयार हूँ, किसी भी मंदिर मस्जिद में माथा टेकने के लिए तैयार हूँ। जो मन्नत बोलोगे वो मन्नत करने के लिए तैयार हूँ मैं। अब मैं ऐसी हो गई हूँ, बस लोगों की बातें सुन के उस पर अमल करने की सोचती हूँ। बस किसी भी तरह ये सोचती हूँ कि मुझे भगवान बच्चा दे दे, औलाद दे दे, लेकिन भगवान है कि सुन ही नहीं रहा है। नीलम प्लीज बस करो। तुम्हारी ये तकलीफ, तुम्हारा ये दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। नीलम तुम बिल्कुल सच ही बोल रही हो। अनपढ़ों की जैसी बातें तो मैं ही कर रहा था। क्यों, मैं इतने सालों से तुम्हें इसी बात के लिए मना कर रहा था कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा नहीं लाएंगे, हम अनाथ आश्रम से बच्चा नहीं लाएंगे। लेकिन नीलम तुम्हारी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। मैं समझ गया हूँ कि माँ बाप कहलाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो संतान अपनी ही हो। हम दूसरे के बच्चे को भी अपने औलाद बनाकर रख सकते हैं, अपना बच्चा बनाकर रख सकते हैं। नीलम बहुत जल्द हम एक अनाथ आश्रम का पता करते हैं, वहां चलते हैं हम और एक बच्चे को गोद लेकर आएंगे। इस सोने आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। क्या हम अनाथ आश्रम जाएंगे? बच्चा गोद लेंगे हम? हाँ नीलम, हम बहुत जल्द ही अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चा गोद लेकर आएंगे। बहुत जल्द हमारे इस सूने घर में किलकारियां गूंजेंगी। वो नन्हा सा बच्चा हमारी गोद में खेलेगा इस सूने घर में, और हमारे इस सूने जीवन में खुशियां आ जाएंगी। देखना तुम। मैं आपको बता नहीं सकती, आपने ऐसा बोलकर मेरे जीवन का आधा दुख कम कर दिया है। नीलम बहुत जल्द तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का अंत होने वाला है। देखना, तुम्हें भी माँ कहने वाला आएगा, और जो लोग तुम्हें बांझ बोलते हैं ना, उन लोगों के मुंह में तमाचा पड़ेगा। नीलम अब खुश हो जाओ, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अब मैं तुम्हारा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता चेहरा देखना चाहता हूँ हमेशा। इतनी बड़ी खुशी की बात की है आपने। इसी खुशी के मौके पर मैं आपके लिए हलवा बनाकर लाती हूँ, आपका मुंह मीठा कराती हूँ। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब किसी भी प्रकार की दवाई गोली खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें नीलम। अब ये दवाई खाना बंद कर देना तुम, क्योंकि अब तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारे घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। हाँ हाँ जी, मैं आज से और अभी से ही ये सारी दवाई गोली खाना बंद कर दूंगी। भाभी, भैया। आ खुशी बैठ, तू अच्छे मौके पर आई है। क्या बात है, आप दोनों ही बड़े खुश लग रहे हैं। अरे दीदी, खुश क्यों ना हो, खुशी की बात ही है। आप भी सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। ऐसी क्या खुशी की बात है जो मैं अभी खुशी से झूम उठूंगी? मुझे भी तो बताइए जरा, कौन सी खुशी की बात है? अरे दीदी, हम कुछ ही दिनों में अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेने वाले हैं। हमारे सुने घर में किलकारियां गूंजेंगी। भाभी, आखिर आपने अपनी बातों में मेरे भैया को फंसा ही लिया। भैया, आप तो मना कर रहे थे ना कि अनाथ आश्रम से बच्चा गोद नहीं लेंगे। अरे भाभी तो अनपढ़ है, उन्हें अकल नहीं है। आप तो पढ़ी लिखी है ना, आपको तो इतनी अकल होना चाहिए कि अपना खून अपना ही होता है। अरे भैया, आपको तो पता है ना, अनाथ आश्रम में आप जानते थोड़ी ना है कि किस गंदे खून की औलाद है वो। खुशी, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन मैं बहुत गलत था जो मैं ऐसा सोचता था। अब मेरी सोच बदल चुकी है। अब मैं अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद जरूर लूंगा। अरे भैया, लेकिन आप ऐसे कैसे किसी और के खून को अपने घर का वारिस बना लोगे? भाभी की बात में मत आइए भैया, मत लीजिए किसी भी बच्चे को गोद। खुशी, मैंने और तुम्हारी भाभी ने फैसला कर ही लिया है कि हम एक बच्चा गोद लेकर ही रहेंगे। इसलिए तुम शांत रहो। तुम इस मैटर में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। हो सकता है जिस बच्चे को हम गोद लेंगे उस बच्चे के कदम शुभ हों, और उसके आने से नीलम गर्भवती हो जाए, उसे अपना खुद का बच्चा हो जाए। अरे भैया, जब बच्चा गोद लेना ही था तो मेरे दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से किसी एक को आप गोद ले लेते, अपना बच्चा था। नीलम, बिना गोद लिए ही वो बच्चे हमारे भी हैं। लेकिन देख नीलम, तेरे भी एक बेटा और एक बेटी है। तुझे अपने बच्चों का सहारा चाहिए होगा ना भविष्य में। इसी तरह हमें भी अपने बच्चों का सहारा चाहिए होगा भविष्य में। ये सब बोलना बहुत आसान होता है, जब समय आता है ना तो ये सारी चीजें काम नहीं आती हैं। ऐसे में रिश्तों में और ज्यादा दूरियां आ जाएंगी। इसलिए खुशी, हमने ये फैसला ले लिया है कि हम एक बच्चा गोद लेंगे ही। अनाथ बच्चे को गोद लेना एक पुण्य का काम भी है। हमें एक बच्चे का सुख भी मिल जाएगा और उस बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा। ये बहुत पुण्य का काम है। भैया, मुझे क्या पड़ी है आप लोगों के बीच में बोलने की? मैं तो आप लोगों का भला ही चाह रही थी, इसलिए बस। ठीक है, यदि आपने फैसला कर ही लिया है तो देख लीजिए, ले आइए बच्चे को। ठीक है, मैं तो चलती हूँ, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे दीदी, मैं गाजर का हलवा बना रही थी, थोड़ी देर रुक जाइए ना, आप हलवा खा कर जाइए। नहीं नहीं भाभी, हलवा खाने का मेरे पास टाइम नहीं है। आप ही बनाइए और भैया के साथ मिलकर खाइए। नीलम, तुम इसकी बात में ध्यान मत दो। जाओ, तुम बढ़िया सा हलवा बना कर लाओ, और चीनी थोड़ी कम ही डालना, क्योंकि ज्यादा चीनी नुकसान करती है। हाँ जी ठीक है, मैं जल्दी से हलवा बना कर लाती हूँ। पता नहीं क्यों आज खुशी की बातें सुन के कुछ अजीब सा लगा, और खुशी ने ये दवाई दी है नीलम को। थोड़ा सा मुझे
अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये दवाई ले जाकर थोड़ी इस दवाई के बारे में जानकारी ली जाए। क्या सच में नीलम जो बता रही है ये उसी चीज की दवाई है? मैं 2 दिन बाद शहर जाऊंगा, तब शहर में बड़े से लैब में इस दवाई की जांच करवा कर आऊंगा मैं। 2 दिन बाद अशोक इस दवाई को लेकर शहर जाता है और भाभी, अरे खुशी दीदी आप आइए आइए बैठिए। आज बच्चों को क्यों नहीं लेकर आए दीदी आपने? अरे भाभी, बच्चे दोनों ही स्कूल गए हैं और वैसे भी अब यहाँ पर लाने की इच्छा नहीं होती मेरी बच्चों को। अब तो आपके घर में एक अनाथ बच्चा आ जाएगा ना, तो आप लोग उससे ज्यादा प्यार करोगे, मेरे बच्चे को थोड़ी ना करोगे। दीदी ये कैसी बात कर रही हो आप? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, हर किसी के खून का रंग लाल होता है। अब उसमें ये थोड़ी ना लिखा होता है कि वो कैसे खून का है या किसका है, ये कोई नहीं बता सकता। देखो भाभी, आप मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन देखो आप लोगों की इतनी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं चाह रही थी कि किसी बाहर के इंसान को इस प्रॉपर्टी का मालिक ना बनाया जाए। अरे मेरे 2 बच्चे थे, आपके भांजा भांजी, किसी एक को गोद ले लेती और उसे ही इस घर का वारिस बना देती। यदि आप ऐसा की होती तो कितनी अच्छी बात होती। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक आप किसी अनाथ बच्चे को बनाओगे क्या भाभी? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि भैया और आप मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। अरे कम से कम मेरे किसी एक बच्चे का भविष्य भी सुधर जाता। अच्छा, तू अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए अपनी भाभी का और मेरा भविष्य खराब कर रही थी? अरे भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों आप लोगों का भविष्य खराब करूंगी भला? मैं तो आप लोगों का अच्छा ही चाहती हूँ ना। अरे क्या भला चाहा है तुमने हमारा? इतने सालों से जो अपनी भाभी को दवाइयाँ देती आ रही हो, बताओ वो किस चीज की दवाई है? तुम बताओगी कि मैं बताऊं? भैया ये दवाई तो जो औरतें मां नहीं बनती ना, उनके लिए रहती है ये दवाई। वो मां बन जाती है फिर ये दवाई खाकर। अरे कैसी बहन है तू, कैसी बहन है? तुझ जैसी बहन से तो अच्छा मेरी बहन ना ही होती तो अच्छा होता। क्या हुआ जी, आप दीदी को इतना क्यों चिल्ला रही हैं? उन्होंने तो हमारा भला ही सोचा है ना। वो बेचारी मेरे लिए मां बनने की दवाई ला कर देती थी, यहाँ तक कि आज तक उन्होंने 1 रुपए भी नहीं लिए हैं इस दवाई के। अरे कहाँ से पैसे लेती है? इसमें इसका स्वार्थ जो छिपा था। ये हमारी प्रॉपर्टी का मालिक अपने बच्चों को बनाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें ये दवाई दे रही थी। ये तुम जानती हो नीलम, ये दवाई किस चीज की है? दवाई किस चीज की है मतलब? कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। नीलम, इस दवाई का सेवन करके तुम कभी मां नहीं बन सकती। ये दवाई ऐसी है कि जो भी औरत इस दवाई को रेगुलर खाएगी वो कभी मां नहीं बन सकती। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ नीलम, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इसने अपने बच्चों को हमारी प्रॉपर्टी का मालिक बनाने के लिए तुम्हें ये दवाई दी ताकि तुम कभी मां ना बन सको। नहीं 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 भैया, आपको कोई गलत फहमी है। ये दवाई ऐसी नहीं है। फिर झूठ बोल रही हो। आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें, अब बताओ ये दवाई किस चीज की है? तुम अपने मुंह से बताओ। दीदी मैं आपकी चुप्पी का क्या मतलब समझूं? बताइए दीदी, बताइए ये दवाई किस चीज की है? आपके भैया कुछ पूछ रहे हैं दीदी आपसे, बोलिए, कुछ तो बोलिए दीदी, कुछ तो बोलिए। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि आपके साथ इतना बुरा कर बैठी मैंने। इसका मतलब इस दवाई के कारण मैं इतने सालों से मां नहीं बन पा रही थी। आपने मुझसे मेरे मां बनने का सुख छीना है दीदी। कैसी औरत हो तुम? एक औरत का दर्द नहीं दिखा तुम्हें? कितने सालों से मैं इसी दुख में जी रही थी कि मैं मां नहीं बन सकती। दिन रात रोती थी मैं इसी बात को लेकर कि मैं मां नहीं बन सकती। अपने आप को ही कोसती थी मैं इस बात के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था इन सब के पीछे आप हो। आप इसलिए आप हमें इतने सालों से अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने के लिए मना कर रही थी। ये बहुत बड़ा क्राइम है और इसके लिए तुम्हें सजा होगी। ठहरो, अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ इस बात के लिए। नहीं नहीं भैया, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मेरे गुनाह माफी के लायक नहीं है, लेकिन भैया मेरे छोटे छोटे बच्चों पर तरस खाइए। भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं यदि जेल चली जाऊंगी तो उनका क्या होगा? अशोक, दीदी ने भले ही हमारे लिए कितना भी बुरा सोचा होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हमें इनके बारे में ना सही, इनके बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। अशोक जाने दीजिए इन्हें। चली जाए इस घर से और दोबारा कभी ये मनहूस शकल मुझे दिखाना मत। सच्चाई का पता चलते ही नीलम ने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया और कुछ दिनों में ही दोनों ने एक बच्चे को गोद लिया। बच्चे के घर में आते ही दोनों के जीवन में खुशियां आ गईं और फिर बहुत जल्द नीलम प्रेग्नेंट हो गई और उसने 1 साल बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।